आमतौर पर यह बात बड़ी अजीब लगती है कि किसी शख्स का कत्ल हो और उसे पता ही नहीं चले कि उसका कत्ल हो गया। एक दोस्त के सामने दोस्त का कत्ल हो रहा हो और दोस्त को भी पता न चले कि उसका कत्ल हो गया है। इसके बाद सुबह पता चले कि उसकी मौत हो गई और यह मौत आम मौत नहीं बल्कि एक कत्ल है। लेकिन यह कहानी सच है और यह कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर की। इस कहानी में बहुत सारे कैरेक्टर हैं और इस केस को सुलझाने में पुलिस को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। देवांशु नाम का एक नौजवान जिसके कुछ महीने पहले शादी हुई थी, रीवा का रहने वाला था। मध्य प्रदेश में एक जगह है रीवा, और काम के सिलसिले में वो अपना इंदौर आया हुआ था। वो एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था और अच्छी खासी उसकी जिंदगी चल रही थी। और इसी रियल एस्टेट के बिजनेस के सिलसिले में उसकी एक मीटिंग थी। मीटिंग सक्सेसफुल हो गई, डील हो गया, खुशी की बात थी। इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ 6 अक्टूबर इसी मंथ एक पार्टी रखी कि डील सक्सेसफुल रहा, सब कुछ अच्छा रहा। तो 6 अक्टूबर की रात एक पार्टी रखी गई और इस पार्टी में देवांशु के अलावा उसका एक दोस्त जो उसके साथ रूम पार्टनर था वो भी रहता था। चूंकि बिजनेस के सिलसिले में ये इंदौर शहर में था रहने वाला, रीवा का परिवार रीवा में रहता था। तो ये दोस्त और इसके अलावा इनका एक और दोस्त 6 अक्टूबर की रात ये पार्टी करते हैं। पार्टी देर रात तक चलती है, रात करीब 12 बज जाते हैं। 12 बजे के बाद अब ये तीनों दोस्त घर लौट रहे होते हैं, बाइक पर सवार थे। बट थोड़ी दूर जाने के बाद तीसरे दोस्त का घर पहले पड़ता था, वो घर आ चुका था। तो देवांशु और उसका दोस्त अपने उस तीसरे दोस्त को उसको घर के बाहर ड्रॉप कर देते हैं और अब दोनों आगे निकल जाते हैं। जब ये आगे निकलते हैं तो वहां पे एक सत्य साई चौराहा है और साथ में एक बॉम्बे हॉस्पिटल फेमस जगह है। तो ये उसी रास्ते पे उसके बीच में पहुंचे ही थे कि रात करीब 12:30 के दरमियान अचानक उन्हें सुनसान सड़क पर एक लड़की दिखाई दी और लड़की हाथ का इशारा कर उनसे लिफ्ट मांग रही थी। रात का वक्त, दो दोस्त ऑलरेडी बाइक पर। आजकल हर एक सोशल मीडिया के जरिए बहुत जागरूक भी रहता है कि अनजान लोगों को रात में लिफ्ट नहीं देना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। तो देवांशु और उसका दोस्त भी उस अकेली लड़की को देखकर उनके मन में यही सारी शंकाएं थी, शक थी। तो उन्होंने बाइक तो रोकी। लड़की ने कहा कि मुझे आप लिफ्ट दे दें, लेकिन दोनों ने लिफ्ट देने से मना कर दिया। खासतौर पर देवांशु नहीं चाहता था कि वो कोई मुसीबत में पड़े, लेकिन लड़की जिद करने लगी कि नहीं मुझे लिफ्ट दो, लिफ्ट दो। अब ये दोनों मना करने लगे। इस दौरान में लड़की शोर करने लगी। जब वो शोर करने लगी तभी अचानक 3 और लोग मौके पे अचानक से आ धमके और आने के बाद उन्होंने पूछा क्या हुआ। लड़की ने कहा या मुझे लिफ्ट देने। लेकिन थोड़ी देर के बाद देवांशु और उसके दोस्त को पता चल गया कि ये जो 3 अजनबी अचानक आए हैं, ये अचानक नहीं आए बल्कि ये सारी प्लानिंग है और ये लड़की के ही जानने वाले उसके साथी हैं। उन्होंने कहा दे दो। जब लड़की लिफ्ट मांग रही, उन्होंने मना किया। इस पर उनमें झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुई, धक्का मुक्की हुई। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद दिव्यांशु से लिफ्ट नहीं दिया। मारपीट तो हुई और दिव्यांशु किसी तरह से अपने दोस्त को पीछे बिठाकर वहां से निकल पड़ा। क्योंकि झगड़ा भी हुआ था, पिटाई भी हुई थी, लेकिन ये लोग निकल गए। लड़की को लिफ्ट ही नहीं, इन्हें लगा चलो जान बची। अब दोनों घर लौट आते हैं। घर आने के बाद दिव्यांशु और उसका दोस्त 2 अलग अलग बेड पर उसी रूम में जहां ये रहते थे कमरे में सो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह दिव्यांशु का दोस्त उठता है और देखता कि अभी तक दिव्यांशु उठा नहीं। वो उसके बेड के करीब जाता है। जब बेड के करीब जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। देखता पूरे बेड पे खून ही खून, दिव्यांशु के कपड़े पे खून, और दिव्यांशु उठ नहीं रहा है। उसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। उसने शोर मचाया। पड़ोसियों की मदद से दिव्यांशु को फौरन अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि दिव्यांशु की तो मौत हो चुकी है और उसकी मौत को कई घंटे बीत चुके हैं। अब इसके बाद पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है, तफ्तीश करती है, बयान लेती है। तो उस बयान में पूरी कहानी देवांशु का दोस्त ये बताता है कि रात ऐसे ऐसे वो पार्टी से लौट रहे थे और
सत्य साई चौराहा और बॉम्बे हॉस्पिटल के बीच करीब 12:30 बजे एक लड़की ने लिफ्ट मांगी, हमने लिफ्ट नहीं दी। उसके बाद उनके साथी आ गए, हमारी कहा सुनी हुई, मारपीट हुई, उन्होंने हमें मारा पीटा भी थोड़ा, और उसके बावजूद हम घर चले आए। सब कुछ ठीक था। देवांशु भी घर आया, बिल्कुल ठीक था। उसके बाद वो बेड पे लेट गया, मैं भी अपने बेड पे लेट गया, हम सो गए और सुबह उठे तो हमने ये देखा। अब मामला पुलिस की नज़र में चूंकि कत्ल का था, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो बहुत सारी चीजें सामने आई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अब जांच के दौरान यह था कि उस चौराहे पे वो लड़की कौन थी, उस लड़की को ढूंढना जरूरी था। अब पुलिस ने उस लड़की को ढूंढना शुरू किया, लेकिन एक पूरे शहर में एक लड़की को इस तरह से ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। 1-2 दिन बीतता है, इसी दौरान में एक शख्स दावा करता है कि उस रात जो कुछ हुआ वो वहां से गुजर रहा था और उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाया। वो वीडियो पुलिस को हासिल हो जाती है। पुलिस उस वीडियो को देखती है। मोबाइल से शूट किया यह वीडियो रात के अंधेरे में था, रेजोल्यूशन साफ नहीं था, तस्वीर साफ नहीं थी। उसमें झगड़े की तो आवाज आ रही है, ऑडियो भी है, लेकिन चेहरा किसी का साफ दिखाई नहीं दे रहा। उसमें वो लड़की भी दिख रही है, लड़की की कदकाठी हुलिया, उसके 3 दोस्त भी दिख रहे हैं, लेकिन चेहरा पहचानने जाने लायक नहीं है उस वीडियो में किसी का भी। पुलिस को लगा कि इस वीडियो से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई चेहरा तो पहचान में आ नहीं रहा। फिर भी उन्होंने बार बार देखने की कोशिश की, जूम करने की कोशिश की, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की कि चेहरा पहचान लिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसी दौरान पुलिस को अचानक एहसास हुआ कि इस वीडियो में चेहरा बेशक नहीं है, लेकिन कुछ आवाजें आ रही हैं। अब सारी आवाज को सुनने की कोशिश की गई। उनमें से एक आवाज जो आई, उनमें एक नाम कैद था। एक बार बार कोई लड़का आवाज दे रहा और कह रहा है, जोया चल, जोया चल। अब इस नाम से पुलिस को पता चला कि वो जो लड़की है उसका नाम जोया है। अब पहली चीज, एक चेहरा तो सामने मिला नहीं वीडियो होने के बावजूद, लेकिन नाम सामने था, जोया चल, जोया चल। इसका मतलब है कि जो भी वो लड़की है उसका नाम जोया है। अब पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि वो एक नाम के सहारे उस लड़की तक पहुंचे। पुलिस ने अपनी पूरी टीम लगाई कि जोया को ढूंढा जाए। पुलिस लगातार अब शहर में एक जोया नाम से आप किस किस को कहां ढूंढेंगे। अब पुलिस ढूंढ रही है जोया को, सिर्फ एक नाम के सहारे, कामयाबी मिल नहीं रही है। इस दौरान में पुलिस ने करीब 200 ऐसी लड़कियों को ढूंढने की कोशिश की जिनका थोड़ा बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड था, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा, पुलिस स्टेशन उनका आना जाना रहा हो, और उनसे पूछताछ की। उनसे पूछा कि कोई लड़की है जिसको तुम जानती हो जिसका नाम जोया है। 200 लड़कियों को अलग अलग पूछताछ करने के बावजूद पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। इन 200 की 200 लड़कियों ने मना कर दिया कि हम किसी जोया नाम की लड़की को नहीं जानते। पुलिस का मामला, पुलिस की जांच फिर यहीं रुक गई। अब पुलिस ने फिर यह किया कि उस वीडियो में जो लड़की की कदकाठी थी उसके हिसाब से फॉरेंसिक के जरिए पता किया इसकी हाइट कितनी है, इसका वेट कितना होगा। इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस ने जीरो इन किया कि इस वीडियो में दिख रही लड़की के कदकाठी के हिसाब से ऐसी लड़की को तलाशो। अब इसमें भी कोशिश काफी की गई। 4 लड़कियां मिली जो उस वीडियो में कैद कदकाठी के हिसाब से उनकी भी कदकाठी थी। पुलिस ने इन 4 लड़कियों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वो 4 बेदाग निकली। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो मौके पे भी नहीं थी और उनका इन चीजों से कोई लेना देना था नहीं। पुलिस के हाथ फिर खाली थे। अब पुलिस शहर में तमाम लड़कियों को ढूंढ रही है, जोया नाम की तलाश कर रही है, उस कदकाठी के हिसाब से देख रही है, बट कोई फायदा नहीं। और इसकी एक वजह थी। असल में पुलिस जिसे ढूंढ रही थी वो ट्रैक ही गलत था पुलिस का, और इसमें पुलिस की भी गलती नहीं थी क्योंकि पुलिस को सच्चाई मालूम नहीं थी। लेकिन सच्चाई खुलती है। तमाम पूछताछ के दौरान कदकाठी को देखते हुए एक लड़की जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उसने जब पुलिस ने उसको दिखाया कि ये देखो इस हुलिये की किसी लड़की को तुम जानती हो जिसका नाम जोया है, तो वो बताती कि हाँ मैं जानती हूं, लेकिन ये लड़की नहीं है। तो पुलिस ने पूछा फिर कौन है, तो उसने कहा ये क्रिमिनल है, ट्रांसजेंडर, और ये बिल्कुल इसकी हुलिया सब कुछ मिलती जुलती ऐसी, और वो जो है उसका नाम जोया है, और वो इस तरह से हाईवे पे लोगों को अपना शिकार भी बनाती है, लूटती भी है लिफ्ट के बहाने। उसका ये मोडस ऑपरेंडी है, उसका तरीका है। और फिर उनको
यौन शोषण के इल्जाम में कई बार फंसाने की भी कोशिश करती है ताकि उनको ब्लैकमेल करके पैसा लिया जाए। तो अब पुलिस को पहली बार कामयाबी मिली। अब तक पुलिस इतने दिनों से जिस जोया नाम की लड़की को ढूंढ रही थी, पता चला कि वो लड़की तो है ही नहीं, वो तो एक किन्नर है। और बाकायदा ये भी पता चला कि उसके साथ कई लोग हैं। अब इसी के बाद पुलिस ने जोया किन्नर की तलाश शुरू की। सबसे पहले उसके टीम में शामिल 3 लोगों को पकड़ा। उनके नाम मिले अल्लू, शाहिद नाइट्रा और आलिम। इन तीनों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि हाँ, ये जोया के साथ काम करते हैं। इनकी निशानदेही पे फिर जोया को गिरफ्तार किया गया, जोया को पकड़ा गया। तो जोया ने माना, क्योंकि एविडेंस था कि हाँ उस रात वो थी और देवांशु के साथ उसका झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुई। तो फिर पूछा गया कि अच्छा, जब रात 12:30 बजे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद देवांशु अपने दोस्त के साथ घर गया, घर जाकर सो गया और सुबह उसकी मौत हुई। तो अगर तुम लोगों ने कत्ल किया तो मौत का फासला इतना लंबा क्यों, इतने घंटों बाद कैसे मौत हुई? तो आधे जवाब जोया और उसके साथियों ने दिया, आधा जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे चुका था। जवाब ये था कि जब बहस हुई लिफ्ट लेने के लिए, तो वो लिफ्ट लेना असल में एक बहाना था। जोया ने जब बाइक रोकी तो उसने देखा था देवांशु के गले में एक मोटा सोने का चेन था और वो ऐसे लोगों को ज्यादा लूटती थी। तो उसी चेन को लूटने के लिए उसने लिफ्ट का बहाना किया। वो चाहती थी कि बैठे और किसी तरह फिर उनको ब्लैकमेल करे या फिर आगे चल के कहीं पे उनको लूट ले। साथ ही उसकी ऑलरेडी सड़क किनारे थे, लेकिन देवांशु ने उनको मौका ही नहीं दिया, लिफ्ट ही नहीं दिया। इसी में उसके दोस्त आ गए। ये सब तरीका था उनके काम करने का। और उस चेन को लेने के लिए भी उन दोस्तों ने कहा सुनी की, पहले झगड़े की, नौटंकी की। और इस दौरान में जो ये लोग थे, इनके पास छोटा सा चाकू होता था, बहुत ही छोटा। तो ऐसा लगता था जैसे आप हाथ से मारपीट कर रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, घूसा मार रहे हैं, लेकिन वो मुट्ठी में उस छोटे से चाकू को पकड़े होते थे, जिसका बड़ा छोटा सा नुकीला वो बाहर होता था। और उस धक्का मुक्की और मारपीट के दौरान उस छोटे चाकू से कई बार उन्होंने देवांशु के जिस्म पे कर दिए। अब वो इतना बारीक वार था कि दिव्यांशु को पता ही नहीं चला। चाकू के जख्म इतने हल्के और मामूली थे कि उसे लगा ही नहीं उसे कोई। और दूसरा, एक तरफ हाथापाई भी हो रही है तो दर्द का उसे एहसास भी नहीं हो रहा है और जख्म गहरा भी नहीं है। इसके बाद वो अपने बाइक से वहां से निकल के भाग जाता है। फिर दोनों घर जाते हैं, घर जाकर सो जाते हैं। अब सवाल ये है कि चाकू लगा, बाइक से घर तक पहुंचा, खून भी रिस रहा है और उसे पता ही नहीं चला, और उमर के और दोस्त को भी पता नहीं, ये कैसे मुमकिन है? तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि चूंकि उस रात पार्टी थी, देवांशु उसके 3 दोस्त पार्टी कर रहे थे, उन्होंने शराब पी थी, काफी शराब पी थी, और शायद नशे का ये असर था कि देवांशु को अपने जिस्म पर लगे चाकुओं के घाव की भनक तक नहीं लगी, और इसीलिए वो नशे में घर पहुंचा और जाकर सो गया। और इस दौरान में खून जख्म से रिसता रहा, वो सोता रहा और खून बहता रहा, और फिर ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से रात को नींद में ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसके जिस्म से खून रिस रहा है। दूसरी तरफ उसका जो दोस्त था, उसे भी मालूम नहीं था कि उसके जिस्म से खून रिस रहा है, वो जख्मी है, वो भी नशे में था और वो भी सो गया। और इसके बाद जब वो अगली सुबह उठता है तो देखता है पूरे बिस्तर पे खून ही खून है और देवांशु मर चुका है। तो हमला करीब 12:30 से 1:45 के दरमियान हुआ। ये लोग सोए करीब 1:30-2 बजे, सुबह करीब 8 बजे उठे। इस दौरान में खून बहता रहा जब तक खून बह सकता था। जब जिस्म से खून निकल गया तो देवांशु ने दम तोड़ दिया। तो ये थी कहानी। इसके बाद पुलिस ने जोया को अरेस्ट किया, उसके साथियों को अरेस्ट किया। अब पता करने की कोशिश की ये जोया है कौन। अब यहां से एक नई कहानी शुरू होती है। पता चला कि जोया जो है वो जोया नहीं है, बल्कि उसका असली नाम अफजल उर्फ इरशाद है। एक ठीक ठाक परिवार में अफजल पैदा हुआ, लेकिन बचपन से ही उसकी जो उसका पूरा हुलिया था वो लड़कों से जैसा कम, लड़कियों जैसा ज्यादा था। तो उसके अंदर लड़कियों वाले गुण ज्यादा थे। ऐसे मैंने पहले ही आपको बताया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जब ये सेक्सुअल इस तरह की चीजें होती हैं कि एक लड़के के अंदर लड़कियों के ज्यादा सारी चीजें, तो ऐसे ही लोगों को किन्नर अपनी बिरादरी में शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी दूसरी थी। अफजल जब पैदा हुआ तो उसके अंदर जो सारी चीजें थी वो लड़कियों के गुण, उनकी खासियत ज्यादा थी। तो
कुछ वक्त के बाद उसे खुद भी लगने लगा कि मैं लड़का शायद हूं नहीं, लड़की हूं। और इसी दौरान में जुर्म के रास्ते पे चलने लगा। लेकिन शुरुआत में उसने ये किया, उसने देखा कि जो किन्नर लोग हैं ये ट्रेनों में, बस में, घरों में जा जाकर पैसे मांगते हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और किन्नर लोग बड़े अमीर होते हैं। तो उसने कहा कि ऊपर वाले ने मुझे भी कुछ किन्नर जैसी हुनर दिया है, तो क्यों ना मैं भी इसका फायदा उठाऊं। उसने क्या किया कि फिर किन्नरों की तरह ही ट्रेन व्रेन में सफर करने लगा और किन्नर बनकर, किन्नर की पोशाक पहनकर पैसे कमाने लगा। इत्तेफाक से एक रोज एक ट्रेन में वो इसी तरह से किन्नर बनकर पैसे वसूल रहा था जैसे किन्नर लोग मांगते हैं। बट वहां असली किन्नर की पूरी टोली आ गई। उसने देखा इसको, अफजल को। उन्होंने उससे पूछताछ की, क्योंकि हर किन्नर को पता चलता है, हर किन्नर का अपना एक इलाका होता है, अपना पूरा एरिया जहां पे वो वसूली करते हैं। उस एरिया में दूसरे बरादरी के किन्नर नहीं आ सकते, ये पूरे देश में अपने रूल है। तो यहाँ पे अफजल फंस गया, वो बता नहीं पाया। उसका किन्नर ने उनकी खूब धुलाई की कि ये बेवकूफ बना रहा है, ये किन्नर बरादरी से ताल्लुक भी नहीं रखता है। और इसके बाद उसे वहां से भगाया मारपीट कर। अब यहां से अफजल के दिमाग में आया कि उसे किन्नर ही बनना है, क्योंकि इसमें पैसे बहुत हैं। इसके बाद वो मध्य प्रदेश से दिल्ली आता है। उसे पता चलता है कि फरीदाबाद में एक क्लिनिक है जहां पर सेक्स चेंज होता है। वो फरीदाबाद जाता है, फरीदाबाद में अपना सेक्स चेंज कराता है और अफजल और इरशाद से अब उसकी एक नई पहचान, एक नया नाम वो अलग रख लेता है। और अब वो पूरी तरह से कायदे से एक किन्नर बन चुका। तो पहले उसने अपना सेक्स चेंज कराया, उसके बाद जो उसके अंदर बाकी चीजें थी फिर उसने उसको चेंज किया और अब नया नाम उसने रखा जोया। जोया नाम रखने के बाद, सेक्स चेंज कराने के बाद वो कुछ दिन दिल्ली में रहा, या रही आप जो कहें। और यहीं पे फिर उसकी मुलाकात होती है एक शाहिद से, शाहिद नाइट्रा, जो उसके गैंग में था। शाहिद के साथ दोनों, उसका प्यार हो जाता जोया का। शाहिद और जोया दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इनकी गृहस्थी ठीक चल रही थी। फिर एमपी वापस पहुंचते हैं और इंदौर और इस रूट पर ये अपना एक गैंग ऑपरेट करते हैं। और जो लोग रात को जाते थे उनको या तो लूटने के लिए, या फिर जबरदस्ती उनके साथ सेक्स करने के लिए, या फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए अपने झांसे में फंसाते थे। जांच के दौरान पता चला कि ऐसी एक बार किन्नर बनकर जोया ने एक ट्रेन में एक शख्स को लूटने की कोशिश की। रात का वक्त था और जब उसने इनकार किया तो चलती ट्रेन से उसने उसको फेंक दिया था बाहर। अब उस केस की भी फाइल दोबारा खोली जा रही है। तो जोया को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग जेल में हैं, अब पुलिस कस्टडी से न्यायिक जेल में, हिरासत में जेल पहुंच गए हैं। अब आगे मुकदमा चलेगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज जो सामने आई वो ये कि कई बार इंसान, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टेक्निकल उस पर जाए तो कायदे से कत्ल रात को हुआ, मौत सुबह हुई, क्योंकि खून रिसने ने वक्त लिया और सामने वाले को पता ही नहीं। अगर देवांशु शायद नशे में न होता और उसे पता चलता है कि उसके जिस्म पे जख्म है, घाव इतने गहरे भी नहीं थे, तो बच सकता था अगर उस वक्त उसके खून का रिसना बंद कर दिया जाता। कहीं पे भी मरहम पट्टी करके, बैंडेज करके उसके खून की बहाव को रोका जा सकता था। लेकिन एहसास हुआ नहीं और वो सो गया और ब्लड रिसता रहा, और इसीलिए इस ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हो गई। इस कहानी से एक नसीहत और सबक ये भी मिलती है कि रात के टाइम में, हालांकि बहुत सारे लोग, कई बार ऐसा भी होता है, इसमें बड़ी एक अजीब उलझन होती है कि वाकई कोई मजबूर हो, कोई ज़रूरतमंद हो, लेकिन ऐसे वक्त में अगर लिफ्ट देना अपने आप में बड़ा रिस्की भी होता है। और इसका नुकसान ये भी होता है कि जो सचमुच ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उनके साथ भी फिर वही करके गुजर जाते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि एहतियात बरतने के लिए ज़रूरी है कि अनजान लोगों पे गाड़ी ना रुकें, अनजान लोगों को लिफ्ट ना दें, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियाँ आपको रोमांचित करती हैं, तो अभी डार्क रियलिटी शोज़ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।